नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विगत 4 वर्षों की तरह इस साल भी हम लोग भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की ओर से सोयाबीन के अच्छे उत्पादन की कामना करते हुए साप्ताहिक सलाह आपके लिए लेके आए हैं। जून महीने का ये दूसरा सप्ताह प्रारंभ हुआ है और ऐसे खबरें आ रही कि मानसून का हमारे सोयाबीन की खेती किए जाने वाले क्षेत्र में आगमन होने की संभावना है और इस स्थिति को देखते हुए सोयाबीन किसानों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे खेत की तैयारी या बोनी से पहले हमें क्या क्या शस्य क्रियाओं का अपनाना चाहिए और आदान व्यवस्था। तो सबसे पहली बात हम ये कहेंगे कि खेत की तैयारी के लिए आप ज़रूर ये ध्यान में रखें कि मानसून का जैसे ही आगमन हो जाता है तो कल्टीवेटर और पाटा चलाकर अपने खेत को तैयार कर लें। दूसरी बात, अब हम मानेंगे कि सोयाबीन की बोने के लिए उपयुक्त समय क्या है। इस समय पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है और सोयाबीन की खेती किए जाने वाले क्षेत्रों में बोनी का समय, बीज दर, इसकी जानकारी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन ये एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी बोनी करना, ये जरूर देखें कि मानसून के आगमन के पश्चात लगभग 100 मिलीमीटर वर्षा होने के पश्चात ही सोयाबीन की बोनी करें, ताकि बोनी के बाद में यदि बारिश का गायब हो भी जाए तो भी हमारी फसल जो उगने वाली होती है वो प्रभावित ना हो। तीसरी बात, हम हमेशा से कहते आए कि एक ही किस्म की खेती के ऊपर निर्भर ना रहे, यानी सोयाबीन की अलग अलग समय में पकने वाली 2 या 3 किस्में अपने खेत में ज़रूर लगाएं और वे किस्में ऐसी हुई जो कि भारत सरकार की जो श्रृंखला है नोटिफाइड किस्मों की, उसमें से समावेश हो। साथियों, खास तौर से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक सलाह देना चाहेंगे कि जो किसान साल में केवल 2 फसलें लेते हैं, यानी कि सोयाबीन के बाद में सीधा गेहूँ या चना लगाते हैं, तो ऐसे किसान कम समय में पकने वाली किस्म लगाने के बजाय लगभग 100-105 दिन वाली किस्म आप लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे किसान जो कि साल में 3 फसलें लेते हैं, यानी सोयाबीन के बाद में आलू, लहसुन लेते हैं और उसके बाद में गेहूँ चना लेते हैं, तो ऐसे किसान कम समय में पकने वाली किस्म, यानी कि 90 दिन में पकने वाली जिस समय पे आपको सूची दिखाई दे रही है, उनमें से कोई आप ले सकते हैं। अब चौथी बात कि जो भी आपने चयन कर लिया कि ये वैरायटी हमको लगानी है, तो उसका बीज आपके पास हो जाना चाहिए और बीज यदि आपके पास में है तो उसकी गुणवत्ता कैसी है उसकी जांच करनी चाहिए। कैसे करेंगे? उसकी अंकुरण क्षमता। तो ये आप देख लें कि 100 बीज उसमें से उगा कर देख लें और न्यूनतम यदि 70% अंकुरण है तो बीज आपका अच्छा है, बोने लायक है, और उसी हिसाब से उसका बीज दर निर्धारित कर लें। 5वीं बात, इस समय पे हमको ये करना है कि सोयाबीन की खेती के लिए जो भी आवश्यक आदान है, जैसे कि बीज है, खाद या उर्वरक है, फफूंदनाशक है, खरपतवार नाशक है, जो कि उपयोगी रसायन है, उसकी व्यवस्था अभी से हमारे पास में हो जानी चाहिए, ताकि जैसे ही हमारे यहाँ पे मानसून का आगमन हो हम उसको बोने के लिए उपयोग में ले सकें। कार्बनिक खाद की जहाँ तक बात होती है कि जो सोयाबीन की खेती में पोषण प्रबंधन के लिए जितना भी कार्बनिक खाद है, जैसे कि जो गोबर की खाद है या कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है या पोल्ट्री मैनर है, जो भी जितने भी मात्रा में आपके पास उपलब्ध है उसको आप अपने खेत पे डाल दें। तो ये तो होगी खेत की तैयारी के बारे में अभी तक हम क्या कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि सोयाबीन के बोने के समय पे हमको क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पौधों की दूरी या कतारों की दूरी और बीज को कितना गहराई पे डालना चाहिए और बीज दर। तो साथियों, आपको ये सलाह है कि 2 कतारों के बीच में सोयाबीन की जो दूरी है 45 सेंटीमीटर रखें और 2 पौधों के बीच में की जो दूरी है 5 से 10 सेंटीमीटर। यदि आपका बीज अच्छा है, यानी कि 70% अंकुरण है, तो इस हिसाब से आपको प्रति हेक्टर 60 से 70 किलो बीज पर्याप्त होगा। अगली बात,
उर्वरकों का प्रयोग या पोषण प्रबंधन के बारे में, तो जो मैंने आपको बताया था कि जो कार्बनिक खादों के अतिरिक्त सोयाबीन की फसल में जो पोषक तत्वों की मात्रा लगती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर, तो इसका अनुपात इस समय पे आप देख रहे हैं 25, 60, 40 भी, जो कि मध्य प्रदेश के लिए, अन्य क्षेत्रों के लिए जो उपयुक्त जो पोषण प्रबंधन का जो अनुपात है वो भी आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए जो हम अनुपात बता रहे हैं उसके लिए हिसाब से जो कॉम्बिनेशन है उसमें यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटाश का जो कॉम्बिनेशन है ये आप देखेंगे 56 किलोग्राम यूरिया, 375 से 400 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 67 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये अगर आप डालते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि आप डीएपी का प्रयोग करते हैं तो 125 किलोग्राम डीएपी के साथ में 67 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, लेकिन 25 किलोग्राम बेंटोनेट सल्फर भी आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डीएपी और एमओपी का जो कॉम्बिनेशन है उसमें सल्फर नहीं होता। अगर तीसरा विकल्प आप चुनना चाहते हैं जो कि मिश्रित उर्वरकों का होता है, 12, 32, 16 जो मिश्रित उर्वरक है उसकी मात्रा लगेगी 200 किलोग्राम प्रति हेक्टर, लेकिन उसके साथ में भी आपको 25 किलोग्राम बेंटोनेट सल्फर अतिरिक्त डालना पड़ेगा। अगली बात, जब हम बोनी की बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों में जो भी विपरीत मौसम की समस्या देखी जा रही है, ये देखने में आ रहा है कि सूखे की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कभी शुरुआत में आता है सूखा या कभी बाद में आता है, और कभी 20 दिन से लेकर 30 दिन तक का भी सूखा होता है। ऐसी स्थिति में हमारी फसल को बचाना बहुत ही आवश्यक होता है, और इसके लिए हम सलाह देना चाहेंगे जब आप सोयाबीन की बोनी करते हैं, जहाँ तक संभव हो बीबीएफ या रीच फरो पद्धति या रेज बेड पद्धति से सोयाबीन की बोनी करें, ताकि विपरीत मौसम में हम अपनी फसल को बचा सकें। जब हम बोनी करते हैं, बोनी के समय पे बीजोपचार करना अत्यंत आवश्यक है, और बीजोपचार के लिए FIR का जो क्रम है उसका अनुपालन करना बहुत जरूरी है। तो इसके हिसाब से आप इस समय पे जो फफूंदनाशक और कीटनाशकों की जो अनुशंसित सूची है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, और इसमें सबसे पहले स्थान पे आप देख रहे हैं कि जो फफूंदनाशक और कीटनाशक का कॉम्बिनेशन है, आप देख रहे हैं एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस थायोपेनाइट मिथाइल प्लस आपका थायोमिथाक्सम। तो ये जो है इसमें फफूंदनाशक के साथ में कीटनाशक ऑलरेडी है, तो इसको आप अपनाते हैं। इसकी मात्रा लगेगी 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज, और लेकिन उसके बाद में सीधे आप जो जैविक कल्चर है राइजोबियम या PSB उससे आप उपचारित कर सकते हैं। यदि ये आपके पास में उपलब्ध नहीं है, और यदि आप अन्य जो विकल्प अपनाना चाहते हैं जैसे कि पेनफ्लूपेन प्लस ट्राइफॉक्सिस्ट्रोबिन या कार्बोक्सिन प्लस थायरम या मैंकोजेब का जो मिश्रित उपयोग है, ये आप उपयोग लेना चाहते हो, उसके साथ में जो अनुशंसित कीटनाशक है जैसे कि थायोमिथाक्सम या इमिडाक्लोप्रिड, इसके बाद में जो आपको उपचारित करना पड़ेगा, और उसके बाद में ही जैविक कल्चर से टीकाकरण कर सकते हैं। जैविक कल्चर जहाँ तक बात है, 2 प्रकार के आप सोयाबीन में उपयोग करते हैं। पहला है ब्राडीराइजोबियम जापानिकम, और दूसरा है जो PSB यानी फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो दोनों आपको कल्चर लेना है, और प्रत्येक की 5 ग्राम प्रति किलोग्राम सोयाबीन के बीज के हिसाब से इसको उपचारित करना है। फिर से मैं कहना चाहूँगा कि इसका एक निश्चित क्रम होता है। सबसे पहले हम उपचारित करते हैं फफूंदनाशक से, उसके बाद में कीटनाशक से, और उसके बाद में राइजोबियम या PSB कल्चर से। इस प्रकार से आप बोनी के समय पे ही बीज उपचारित करके सोयाबीन को बोनी कर दें। जैसे मैंने बताया कि 45 सेंटीमीटर कतारों की दूरी और 5 से 10 सेंटीमीटर पौधों की दूरी। और इसके बाद में यदि आप बोनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशक का चयन करते हैं और उसका उपयोग करना चाहते हैं, तो 72 घंटे के अंदर बोनी के इसका स्प्रे कर सकते हैं। और इसके लिए उपयुक्त जो बोनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशकों के नाम और उनकी मात्रा इस समय पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं एक, और 450 से 500 लीटर पानी के साथ में बोई हुई सोयाबीन के खेत में इसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप पावर स्प्रेयर का उपयोग करना चाहते हैं तो 450-500 लीटर के स्थान पे केवल आपको 120 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से पानी की मात्रा लगेगी। तो साथियों, ये थी इस समय पे साप्ताहिक सलाह। अगले सप्ताह फिर आपके साथ में मिलेंगे नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।